नमस्कार साथियों। आज आपके बीच महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक थॉमस हॉब्स के बारे में संक्षेप में ज़्यादा बात करने का प्रयास करूंगा और चर्चा करूंगा उसके बारे में। और इन तथ्यों के आधार पर बहुत सारे सवाल आपके परीक्षाओं में आते रहते हैं और आप इसे पढ़ करके बार बार सुन करके इस विषय से, इस टॉपिक से आप गलतियां कम से कम करेंगे। आइए बात करते हैं हॉब्स पर। हॉब्स का जन्म हुआ है 1588 ईस्वी में। हॉब्स का जन्म हुआ है 1588 ईस्वी में और वह पैदा हुआ है ब्रिटेन के मालसेवरी में। उसके पैदा होने के समय या जन्म के पहले ही आर्माडा का युद्ध हो रहा था। आर्माडा स्पेन जल सेना है और उसने ब्रिटेन पे आक्रमण किया था। ब्रिटेन में भय का माहौल था पूरे देश में और कहा जाता है कि समय से पहले यानी भय के मारे हॉब्स पैदा हो गया। इसलिए वो लिखता भी है कि भय को अपना जुड़वा भाई कहता है। हॉब्स भय को अपना जुड़वा भाई कहता है। अब हम बात करें कि हॉब्स की जो अध्ययन पद्धति है, जो राज्य व्यवस्था को समझने में उसकी हेल्प है, अध्ययन पद्धति है, वो कैसे है? क्योंकि वो वैज्ञानिक युग में पैदा हो रहा है। गैलीलियो जैसे लोग उस समय शोध कर रहे हैं और ज्यामिति का स्वभाव है, तो उसकी पद्धति है वो यांत्रिक या वैज्ञानिक पद्धति या भौतिकवाद पद्धति कहते हैं उसको, मैकेनिकल सिस्टम। कहता है कि व्यक्ति और संपूर्ण विश्व भौतिक अणुओं के समुच्चय से निर्मित है। व्यक्ति और संपूर्ण विश्व भौतिक अणुओं के समुच्चय से निर्मित है। अर्थात उसका जो पद्धति है अध्ययन करने की, वो पूर्णतः वैज्ञानिक है। वह इतिहास के तथ्यों पर नहीं जाता, वह राज्य व्यवस्था या राज्य मजबूत कैसे हो इस संकल्पना को बताना चाहता है। क्योंकि जब गृह युद्ध का माहौल अगर देश में है तो स्वाभाविक है स्थिर और सही सरकार होनी चाहिए जो निरंकुश हो, और उसी की तरफ हॉब्स की विचार है। हॉब्स की रचना लेवियाथन है, जिसे मालसेवरी का दैत्य भी लोग कहते हैं उसकी आलोचना में, क्योंकि वो मालसेवरी में पैदा हुआ था। और लेवियाथन उसने लिखा है 1651 ईस्वी में, जो उसकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है। और लेवियाथन में उसने राज्य के सिद्धांत के बारे में दिया है कि राज्य कैसा होना चाहिए, क्योंकि राज्य को उस समय उसने निरंकुश बनाया है। तो गृह युद्ध अगर शांत कैसे होगा जब कोई निरंकुश राजा बैठेगा जो पूर्ण सत्तावाद समर्थन करेगा। तो हॉब्स की रचना लेवियाथन इसी पर लिखी गई है, जो राजतंत्र का समर्थक है, इसलिए कि राजा को ही वो संपूर्ण अधिकार देना चाहता है। ओक्साट ने उसे अंग्रेजी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना कहा है। इसको लेवियाथन को माइकल ओक्साट ने अंग्रेजी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना कहा है। अब देखा जाए राज्य की प्रकृति कैसी है, हम आपसे संक्षेप में बात करते रहेंगे जहां से सवाल उठते हैं। राज्य की प्रकृति कैसी है? राज्य की प्रकृति यांत्रिक है, मानव निर्मित है। इस बात को मैकियावेली ने भी कहा है कि राज्य जनता के स्वार्थ की रक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन उसे स्पष्ट रूप से अगर कोई कहता है तो हॉब्स कहता है। और हॉब्स की पद्धति को, उसके राज्य के नेचर को वेपर ने सवाल पूछता है कि हॉब्स के राज्य को इसने यांत्रिक कहा है तो वेपर ने कहा है। और यांत्रिक कहने का मतलब है कि वह मानव निर्मित है। राज्य मानव निर्मित है। क्यों? क्योंकि राज्य इसलिए है कि जनता की वो सुरक्षा कर सके। सुरक्षा का कारण ही राज्य की उत्पत्ति है और ये हर लगभग
परंपरा में कायम है। आधुनिक युग में हाब्स ने पहली बार कहा इस बात कि राज्य मानव निर्मित है। ये सवाल आ सकता है, आधुनिक युग में सर्वप्रथम किसने कहा? हाब्स ने कहा कि राज्य मानव निर्मित है। यांत्रिक राज्य के जो समर्थक हैं वो व्यक्तिवाद को महत्व देते हैं। जो यांत्रिक राज्य के समर्थक हैं वो व्यक्तिवाद को महत्व देते हैं, जैसे हाब्स, लॉक, रूसो, मिल, बेंथम आदि जो चिंतक हैं ये राज्य को यांत्रिक मानते हैं और व्यक्ति को महत्व देते हैं। इसके पहले जो विचारधारा थी उसमें राज्य को ज्यादा महत्व दिया गया, व्यक्ति को गौण माना गया है। प्लेटो और अरस्तु ने भी राज्य को ही महत्व दिया है, व्यक्ति को राज्य के मुकाबले गौण माना। पहली बार हाब्स इस बात को कहता है जो राज्य की व्यवस्था है ये क्यों है, वो व्यक्तियों के लिए है। इसीलिए व्यक्तिवादी राज्य को साधन और व्यक्ति को साध्य मानते हैं। राज्य को साधन और व्यक्ति को साध्य, यानी राज्य व्यक्ति के लिए साधन है, राज्य व्यक्ति के सुख सुविधाओं के लिए एक साधन है। वर्तमान साधन तो नहीं था उस समय, लेकिन व्यक्ति की रक्षा का साधन राज्य बने, सुरक्षा का साधन राज्य बने। हाब्स मानता है, क्योंकि हाब्स व्यक्तिवादी है, मानता है कि राज्य व्यक्तियों के समझौते का निर्माण फल है। राज्य व्यक्तियों के समझौते का फल है, यानी राज्य जो बना है उसे व्यक्तियों ने आपस में समझौता करके बनाया है। उद्देश्य क्या उनका है? आत्मसंरक्षण। राज्य का जो बनाने का उद्देश्य क्या है? आत्मसंरक्षण, सेल्फ प्रिजर्वेशन। और इस रचना के माध्यम से, इस बात के माध्यम से हाब्स ने जेम्स प्रथम के दैवीय सिद्धांत का खंडन किया, जिसमें राजा ईश्वर का प्रतिरूप है। राजा हिंसक हो सकता है, राजा अपनी सुविधा के लिए किसी व्यक्ति को प्राणदंड दे सकता है बिना तर्क, लेकिन इसका खंडन किया किसने? हाब्स ने। आत्मसंरक्षण का सिद्धांत लेकर के ही व्यक्ति को साध्य बना देता है। हाब्स कहता है राज्य व्यक्तियों के आत्मसंरक्षण में, राज्य व्यक्तियों के आत्मसंरक्षण में असफल होता है तो उसके विरुद्ध क्रांति हो सकती है। यानी उसकी अगर हत्या का प्रयास होगा, उसकी जान की सुविधा नहीं, सुरक्षा नहीं रहेगी, तो राज्य के विरुद्ध व्यक्ति क्रांति कर सकते हैं, अन्य किसी मामले पर नहीं कर सकते। इसीलिए हाब्स पूर्ण निरंकुश है। व्यक्ति के आत्मसंरक्षण के लिए निरंकुश राजतंत्र समर्थन करता है। हाब्स व्यक्ति के आत्मसंरक्षण के लिए ही निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है, अर्थात उसके लिए पूर्ण सत्तावाद राज्य है। लेकिन जो पूर्ण सत्तावादी राज्य है वो व्यक्ति के लिए साधन है, व्यक्ति यहाँ पर भी साध्य है। यानी राज्य की जो निरंकुशता है, पूर्ण सत्तावाद है, वो व्यक्ति के लिए साधन है, उसके सुरक्षा का साधन है। व्यक्ति की सुरक्षा महत्वपूर्ण है राज्य के लिए। अब बात कर ले उसके मानव स्वभाव पर। हाब्स मानव स्वभाव के बारे में क्या कहता है? हाब्स मैकियावेली की तरह है, मानव स्वभाव को डरपोक, लालची व स्वार्थी मानता है। वह लिखता है कि यश और सत्य की अनंत इच्छाएं, यश और सत्य की अनंत इच्छाएं मनुष्य को लालची एवं स्वार्थी बना देता है। व्यक्ति की अनंत इच्छाएं, व्यक्ति में कौन सी इच्छा होती है? यश की और शक्ति की। इसकी जो अनंत कामना, उसकी इच्छा है, वह मनुष्य को लालची और स्वार्थी बना देता है। और जब लालची और स्वार्थी आदमी हो जाएगा तो क्रोध हो जाएगा, और क्रोध में आके आदमी अपने स्वार्थ में कुछ भी कर सकता है।
अब बात हम कर लें कि समाज कैसा है उसके समय का, तो हाब्स के समय का राज्य की भांति समाज भी कृत्रिम है और अणुवादी है, यानी अणुओं से मिलकर बना हुआ है। अणु अपने आप में संपूर्ण है, लेकिन जो राज्य बना है वो अणुओं के संयोग से बना है। राज्य व समाज में कोई भेद नहीं करता। ये हाब्स पर आरोप भी है, इस पे सवाल भी आते हैं कि राज्य और समाज में कौन भेद नहीं करता। हाब्स नहीं भेद करता, वह राज्य और समाज दोनों को अणुवादी मानता है। हाब्स की जो मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था कैसी है, वो मनुष्य का जीवन क्षणिक है, क्षणभंगुर है, पाश्विक है, बर्बर है, एकाकी है, दीनहीन है, निकृष्ट है, यानी परम स्वार्थी है। क्योंकि उस समय नैतिकता की संकल्पना का अभाव था। प्राकृतिक अवस्था में नैतिकता नाम की संकल्पना नहीं थी। उस समय माइट इज राइट, अर्थात सत्य ही अधिकार है, यही सिद्धांत था। सभी के विरुद्ध, सभी के विरुद्ध, सभी के विरुद्ध, सभी के संघर्ष की अवस्था थी। सभी के विरुद्ध, सभी के संघर्ष की अवस्था थी, यानी व्यक्ति का जीवन सुरक्षित नहीं था। सत्य ही सिद्धांत था। जो हाब्स की प्राकृतिक अवस्था थी उसमें न समाज था और न ही कोई राजनीतिक व्यवस्था थी, इसलिए पूर्व सामाजिक एवं पूर्व राजनीतिक है। हाब्स की जो प्राकृतिक अवस्था है वो पूर्व सामाजिक और पूर्व राजनीतिक है, और ऐसी अवस्था में थी जिसमें शासक जो कानून था वो तलवार कानून था। तो स्वयं लिखता लेवियाथन में जो शासक का कानून था वो तलवार कानून, और उसी में हाब्स ने व्यक्ति के आत्म संरक्षण का सिद्धांत लेकर के व्यक्ति को साध्य मान करके, राज्य को साधन मान करके एक नए राज्य की परिकल्पना आगे बढ़ाई। नमस्कार मित्रों, हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हाब्स पर चर्चा करेंगे। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अपने कॉपी में लिख करके बार बार याद कर सकते हैं और वीडियो सुन सकते हैं। आप मीडिया ग्रुप को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन जरूर दबा लें। नमस्कार।